नमस्कार बच्चों, बीए का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड ईयर का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल। इस वीडियो में मैं आपको इस फर्स्ट जो आपका पेपर आएगा इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रही हूँ और उन क्वेश्चंस के साथ मैं उसके उत्तर का स्ट्रक्चर भी संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ बताऊंगी और यदि आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे चैनल के रीतिकाल वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आपको वहाँ इनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के उत्तर लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका क्या मुख्य स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या एक खाका होना चाहिए, केवल उसी को समझाने जा रही हूँ। देखो, आपका पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित पद्यावतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए, सप्रसंग शब्द पे आप बहुत ज्यादा मत जाना। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप व्याख्या लिखेंगे प्रसंग संदर्भ आपको अवश्य लिखने, साथ में आपको संकेत सूत्र भी याद कीजिए। मैंने आपको व्याख्या करना सिखाया है और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट व्याख्या में सारा व्याख्या करने का तरीका पड़ा हुआ है। वहां जाकर व्याख्या करने का तरीका सीख सकते हैं कि व्याख्या को हमने कितने मुख्य पॉइंट्स में बांटा है, कैसे हमको उसका टिप्पणी लिखनी है और किस तरीके से हम उसकी काव्यात्मक विशेषताएं बताएंगे। यहां मैं आपको संक्षिप्त में सिर्फ इतना बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आपकी पहली व्याख्या है कि पूरन पुराण अरु परुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। देखो, ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में आ गया और क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हम समझ में आ गया हमको कि ये आपके रीतिकालीन कवि। एक तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा आपको लिखना ही है क्योंकि आपके रीतिकाल कवि हैं। जब रीतिकाल कवि हैं तो जो भी कवि हैं वो रीतिकालीन कवि माने जाएंगे। तो ये रीतिकालीन कवि केशव, और आपको हर कवि का कोई ना कोई विशेषण भी याद होना चाहिए। जैसे केशव को हम क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। तो कठिन काव्य का प्रेत माने जाने वाले केशव की रामचंद्रिका, उनकी पुस्तक का नाम है रामचंद्रिका के राम वंदना नामक अध्याय में से उद्धृत है। और इसमें राम के अनिर्वचनीय स्वरूप, राम का जो स्वरूप है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और जो बड़े बड़े पुराण और वेद भी नहीं जान सकते, उस स्वरूप के बारे में उसकी वंदना की गई है। क्लियर? तो मैं आपको संक्षिप्त में बताती जा रही हूँ कि ये व्याख्या कहाँ से आई और किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में व्याख्या लिखनी है। कोई सी भी व्याख्या आ जाए, आपको उस व्याख्या का जो लेखक है उसका नाम लिखना है, कौन सी उसकी पुस्तक में से लिया गया वो लिखना है और उसमें मुख्य बात क्या बताई गई है ये बात आपको प्रसंग में लिख देनी है। अथवा में जो दूसरा इसमें आपकी व्याख्या है वो है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरति दुति होए। हम देख रहे हैं इसमें 3 दोहे हैं और ये तीनों दोहे बिहारी के लिखे हुए हैं और बिहारी की तो एक ही पुस्तक है, बिहारी सतसई। आपका काम कितना आसान हो गया कि ये बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई पुस्तक में से उद्धृत हैं ये, और दोहे हैं ये भी आपको मालूम है। बिहारी ने कोई और छंद लिखा ही नहीं, केवल दोहे लिखे, तो ये तीनों दोहे हैं। लेकिन आपको मैंने पढ़ाते समय बताया भी है कि बिहारी की सतसई में जो बिहारी का जो काव्य है उस काव्य में हमको भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी मिलती है। और ये जो 3 दोहे हैं, तीनों में पहले में भक्ति है, दूसरे में श्रृंगार है और तीसरे में आपका नीति की बात बताई हुई है। तो भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों का सम्मिश्रण हमको बिहारी की कविता में मिल जाता है। तो यहाँ आपको बता देना, मेरी भवबाधा हरो, ये इनका मंगलाचरण का दोहा है। पूरी डिटेल से मैंने आपको मेरी भवबाधा हरो पर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज रीतिकाल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इसकी डिटेल देख सकते हैं। सेकंड जो व्याख्या है वो है, माखन सो मन सो जीवन सो है दधि सो अधिको रेठी। अब देखो, आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, आपकी सबसे बड़ी फायदा यह है कि एक तो आपको ये मालूम है कि आपके जितने भी कवि हैं वो सब रीतिकाल के हैं, और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको पढ़ते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं आपके लेखक का नाम दिख जाता है। जैसे इसमें देव, आपको कवि का नाम दिख गया, तो आप लिख सकते हैं कि उपयुक्त पद्यांश रीतिकालीन कवि देव द्वारा रचित है। और देव की जो है उन्होंने इस पद्य में जो अहीर की स्त्रियां हैं उनकी विशेषताएं बताई हैं कि जो अहीर की स्त्रियां होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। अथवा में इसमें दे रखा है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आपने जब यमक अलंकार पढ़ा होगा तो आपने इसको उदाहरण के रूप में देखा होगा। ये कवि भूषण के द्वारा लिखी हुई कविता है, शिवा बावनी से उद्धृत हैं। इसमें शिवाजी के शौर्य और साहस पराक्रम का वर्णन है और बताया है कि शिवाजी के शौर्य पराक्रम से जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां हैं उनकी स्थिति क्या हो गई है, उन स्त्रियों में किस तरीके का दारिद्र्य आ गया है, किस तरीके से वो निराश हो गई हैं, उसका वर्णन इसमें
किया गया है। नेक्स्ट आपका जो व्याख्या है वो है मीत सुजान अनीत करो जिन हा न हो जियो मोया मोय। अब देखिए इसमें भी आपको कहीं ना कहीं आपके कवि का नाम मिल जाएगा। ये मिल गया ना, हो घनानंद जीवन मूलदयी, यानी कि ये घनानंद के द्वारा रचित है। और घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो प्रेम के पीर कवि घनानंद की ये वियोग श्रृंगार की कविता है, जिसमें प्रिय के प्रति उन्होंने अपनी एक निष्ठता का वर्णन किया है। आगे है आपका सीज ब्रज चंद पे चली हो मुख चंद जाको। अब देखो इसको भी आप दीदी ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके लेखक का, आपके कवि का नाम मिल जाएगा। देखिए आप, पद्माकर त्यों सहज सुगंधी के, पद्माकर मिल गया, मतलब जो प्रस्तुत पद्यावतरण है वो रीतिकालीन कवि पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। और उसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि किस तरीके से वो मुख चंद्र, उसका जो मुख है वो चंद्र की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो व्याख्या है वो है पालन खेलत नंद ललन छलन बली गोद ले। अब देखो इसमें भी अब जैसे आगे जाओगे आपको आलम नाम दिख गया, यानी रीतिकालीन कवि जो आलम हैं, जो स्वच्छंद धारा के कवि हैं, उनके द्वारा रची हुई ये जो कवित्व है जो उनके द्वारा लिखा गया है। और इसमें श्री कृष्ण की जो बाल छवि है उसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, कालिंदी की धार निर्धार अधर गन अली के घरत जन निकाई के न लेस है। अब आगे आप जैसे चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको लेखक का नाम मिल जाएगा। देखो, एड़ी ने लगत सेना, ये सेनापति के लिखा हुआ ये कवित्व है, जिसमें उसने नायिका का नक्षिक वर्णन किया है। और उस नक्षिक वर्णन में केश, जो नायिका के केश हैं, जो बाल हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको व्याख्या के बारे में बताया। आपको मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि व्याख्या करते समय आपको 3 चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। नंबर 1, इसका लेखक कौन है। नंबर 2, ये कौन सी पुस्तक से लिया गया है, मतलब लेखक की कौन सी पुस्तक से लिया गया है। और नंबर 3, इसमें मुख्य बात क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। जो चीज़ मैं आपको संक्षिप्त में बताती जा रही हूँ, डिटेल में चाहिए तो मैंने आपसे कह दिया रीतिकालीन प्लेलिस्ट में चले जाइए मेरे चैनल की में, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आपके प्रश्न भी आएंगे। प्रश्न क्या है आपका, रामचंद्रिका काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है। इस कथन के आलोक में रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव की विवेचना कीजिए। देखिए, सबसे पहले ये चूंकि निबंधात्मक प्रश्न है तो आपको क्या करना है, थोड़ी भूमिका लिखनी है। भूमिका में आप क्या लिखेंगे, केशव का थोड़ा परिचय लिखेंगे, उनकी काव्य की विशेषताएं बता दीजिए। तो ये बन गई आपकी भूमिका कि जो केशव है वो कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं, उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है, किस लिए केशव जाने जाते हैं रीतिकाल में, क्या उनका आचारत्व है। ये उनके आचारत्व पर, उनके परिचय पर आप थोड़ा एक पैराग्राफ लिख देंगे। ये आपकी बन गई भूमिका। फिर उन्होंने पूछा रामचंद्रिका के संवाद सौष्ठव, यानी कि रामचंद्रिका जो उनकी पुस्तक है उसमें जो संवाद हैं, उन संवादों की विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि केवल संवाद की विशेषता मैं रामचंद्रिका की नहीं बता रही, मैं आप संवादों की वो विशेषता बता रही हूँ जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके सेकंड पेपर में कोणार्क है नाटक, आपके एकांकी है, तो वहां भी संवाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। नाटक और एकांकी बिना संवाद के तो लिखे नहीं जा सकते, तो वहां भी आपको किसी भी नाटक या एकांकी की संवाद की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। तो मैं आपको संवाद के कुछ ऐसी कॉमन विशेषताएं बता रही हूं जो आपको रामचंद्रिका में भी काम आएंगे और आपके सेकंड पेपर में भी काम आएंगे। जैसे संवाद कैसे होने चाहिए, पहले से आप संवादों के प्रकार बता दो कि संवाद किस किस तरीके के संवाद हो सकते हैं। कि गद्यात्मक वो है, चरित्रों को उद्घाटित करने वाले हैं, और ये पूर्व घटना को सूचना देने वाले हैं। इसमें प्रश्नोत्तर विधि है, इसमें व्यंग्यात्मकता है, भावानुकूलता है, कूटनीतिकता भरी हुई है, नाटकीयता है, वाक चातुर्य है, संक्षिप्त हैं, उद्देश्य को प्रकट करने वाले हैं। इस तरीके से आप संवाद की विशेषताएं बता के और इसको डिटेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन अति श्रृंगारिकता के मध्य भूषण की कविता जीवन का जय घोष है। इस कथन के आलोक में भूषण के काव्य की विशेषताएं बताइए। हमेशा आपको बताती हूँ, जब भी आपसे काव्य की विशेषताएं पूछी जाएं, काव्य की विशेषता को उठाइए, 2 भागों में बांट दीजिए, भावगत विशेषताएं और कलागत विशेषताएं। भावगत विशेषता में उस कवि ने किन किन विषयों पर कविता लिखी है। जैसे भूषण ने अति संघर्षता का युग था रीतिकाल, लेकिन उसमें उन्होंने वीर रस की कविता लिखी है, उन्होंने शिवाजी के पराक्रम पे कविता लिखी है, उन्होंने छत्रसाल के पराक्रम पे कविता लिखी है। तो आप यहाँ पर उनकी विषय वस्तु बताएंगे, उनका रस बताएंगे, प्रमुख रस क्या है उनका, वीर रस उनका प्रमुख है, उनकी कल्पना की उत्कृष्टता के बारे में बात करेंगे, उनकी कविता से क्या संदेश मिल रहा है उसके बारे में आप बताएंगे। तो इस तरीके से उसकी भावगत विशेषताएं बताएंगे और साथ में उसकी कलागत विशेषताएं। कलागत विशेषता में भाषा की बात बताएंगे, उनकी भाषा कौन सी है, उनकी शैली
क्या है, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है और कौन से अलंकार, और काव्य का रूप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि रीतिकाल में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है ना, और जो काव्य का रूप है वो उनका मुक्तक काव्य का ही प्रयोग अधिकतर कवियों ने किया है। क्लियर। अब है आपका एक प्रश्न, बिहारी एक सफल गागर में सागर भरने वाले मुक्तक कवि थे, सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। मैंने पूरा डिटेल में इसका एक प्रश्न का उत्तर, कहीं ना माइनस करना, कुछ नहीं करना, ना प्लस करना है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर वहां देखिए, बिहारी की गागर में सागर भरने वाले। अब मैं आपको फिर एक बात बता दूं, आपको यदि हर कवि की काव्यगत विशेषताएं मालूम हैं तो आप हर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, क्योंकि घुमा फिरा के सारी बात आ जाती है काव्यगत विशेषताओं पे। यदि आपके पास काव्यगत विशेषताएं हैं तो आप किसी भी प्रश्न को उस लेखक के कैसा भी तोड़ मरोड़ के आपसे प्रश्न पूछा गया हो, आपको उसका मैटर मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको उसकी काव्यगत विशेषताएं आती हैं। प्रश्न का रूप बदल सकता है, उसी तरीके से आप अपने उत्तर का रूप बदल दीजिए, लेकिन आपके उत्तर की जो मुख्य विषय वस्तु है वो काव्यगत विशेषताओं में से ही बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहित तो मेरे कवित्व बनावत, कवि के इस कथन को स्पष्ट करते हुए घनानंद की स्वच्छंद काव्य धारा का निरूपण कीजिए। मतलब जो घनानंद है, देखो रीतिकाल जो कवि है ना, उसमें 3 तरीके के कवि हैं, मैंने बताया आपको, रीतिबद्ध कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं और रीति मुक्त कवि हैं। स्वच्छंद धारा है जो जिन्होंने रीतियों को का परित्याग कर दिया, मतलब जिन कवियों ने रीति का पालन किया, लक्षण ग्रंथ लिखे, आचार्यत्व प्रस्तुत किया, वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, और जिन कवियों ने इन रीतियों को तोड़ दिया वो स्वच्छंद काव्यधारा के कवि कहलाते हैं। और उस स्वच्छंद काव्यधारा के कवि में घनानंद का नाम बहुत ही प्रमुखता से आता है। तो हमें इसमें इनको बताना है कि उन्होंने मुक्तक काव्य लिखा, उन्होंने प्रेम श्रृंगार, उनकी जो कविता है उसमें कोई भी मतलब बंधन नहीं है, सरसता है, संक्षिप्तता है, कल्पना की उत्कृष्टता उसमें पाई जाती है, उसमें भाषा की सामसिकता है, व्यंजकता है, भावानुकूल है, और वो प्रेम के पीर के कवि हैं। उनकी शिल्प की बात बता दीजिए, तो कुल मिला के वही चीज आ गई, उनकी काव्यगत विशेषता वाली बात ही आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव के काव्य में लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता के सौंदर्य के सहज दर्शन होते हैं, इस कथन को सप्रमाण सिद्ध कीजिए। देखो आएगी तो वही भावगत विशेषता है, लेकिन मुख्य और कलागत विशेषता है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी जो लाक्षणिकता है, उनकी भाषा में जो लाक्षणिकता है, उनकी भाषा में जो व्यंग्यात्मकता है, उसके उदाहरण हमको यहाँ प्रस्तुत कर देने चाहिए। तो सबसे पहले हम वही देव का परिचय दे देंगे, रीतिकाल का हल्का सा परिचय देते हैं, देव का परिचय दे देंगे, और फिर उनकी जो भाषा की विशेषताएं हैं, लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, स्वाभाविकता, इन सब का हम डिटेल से उदाहरण सहित वर्णन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति ऋतु वर्णन करने में अग्रणी है, इस कथन पर समुचित प्रकाश डालिए। देखो सेनापति रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल में श्रृंगार जो रस है वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से हमें मिलता है, लेकिन सेनापति की खास विशेषता है। जैसे एक तो ना अपन को ये ध्यान रखना है कि हमारे जो कवि है ना, हर कवि की कोई खास बात है। जैसे केशव है तो केशव की खास बात है उसका आचार्यत्व, जैसे बिहारी है तो उनकी खास बात है सामसिकता, यानी कि गागर में सागर भर देना, नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी। तो हर कवि का नाम आते ही उसकी जो मुख्य बात है ना वो हमको याद आ जानी चाहिए, है ना। जैसे सेनापति को याद करते हमको उसका ऋतु वर्णन याद आ जाना चाहिए। भूषण का नाम आते ही हमको उसका वीर रस याद आ जाना चाहिए। घनानंद का नाम आते ही हमको उसकी प्रेम का पीर, उनका वियोग श्रृंगार याद आ जाना चाहिए। तो यहाँ हम सेनापति के ऋतु वर्णन की बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ऋतु वर्णन होता है, ऋतु वर्णन में जैसे 6 ऋतुएं होती हैं, तो सेनापति ने 6 ऋतुओं का वर्णन किया, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बसंत ऋतु, सबका अलंकारिक वर्णन उन्होंने किया। दूसरी बात, उन्होंने प्रकृति का वर्णन उद्दीपनकारी रूप में भी किया। उद्दीपनकारी मतलब जो प्रकृति है वो हमारी भावनाओं को उद्दीप्त कर रही है, और उन्होंने प्रकृति का आलंबन विधि से भी उसका वर्णन किया, यानी कि डायरेक्ट केवल निखालिस प्रकृति का वर्णन। उनकी जो प्रकृति वर्णन की खास विशेषता है वो यह है कि सूक्ष्म निरीक्षण, एक एक छोटी छोटी बात कि बसंत ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, बरसात ऋतु में क्या परिवर्तन होता है, सर्दी में क्या होने लगता है, एक एक छोटी छोटी बातों को उन्होंने अपने प्रकृति वर्णन में स्थान दिया है। और उनका जो प्रकृति वर्णन है वो काफी स्वाभाविक है और सरस बन पड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ टिप्पणियां आएंगी इसमें, जैसे पद्माकर का काव्य सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य में आपको बता ही चुकी हूं कि उसके 2 भाग कर लीजिए, काव्य भाव सौंदर्य और कलागत। भाव सौंदर्य में क्या आ जाएगी, उसकी विषय वस्तु, उसकी रस की बात, उसकी कल्पना की बात आ जाएगी। और कला में क्या आ जाएगा, उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका छंद, उसका अलंकार और उसका काव्य का रूप। रीतिकाल की प्रवृत्तियां विशेषकर आपको याद रखनी चाहिए बेटा, रीतिकाल की प्रवृत्ति, क्योंकि आपके कोर्स में ही है रीतिकाल। और देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, यदि आपको रीतिकाल की प्रवृत्तियां मालूम है
कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी। यदि आपने केवल रीतिकाल की प्रवृत्तियां याद कर ली बच्चों, तो ये ध्यान रखिए किसी भी कवि की विशेषताएं आप बता सकते हैं, क्योंकि वो सारे कवि रीतिकाल के हैं। और रीतिकाल की प्रवृत्तियां आपने याद कर ली तो वो प्रवृत्तियां उस कवि की प्रवृत्तियां तो हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए रीतिकाल की प्रवृत्तियां आप यदि याद कर लेते हैं तो आप रीतिकाल के कवियों की जब काव्यगत विशेषताएं आएंगी तो वो विशेषताएं बताने में आप बहुत ही सक्षम रहेंगे। रीतिबद्ध और रीतिमुक्त श्रृंगारी काव्य, इनका अंतर बताना है कि रीतिबद्ध कवि क्या है और रीतिमुक्त क्या है। अभी संक्षिप्त में मैंने आपको बताया है और इसका वीडियो भी मैंने आपको भेज दिया है। फिर आलम का काव्य सौष्ठव, वही चीज, उसकी भावगत विशेषताएं और उनकी कलागत विशेषताएं। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें आने वाले प्रमुख प्रश्न, और मैं आपको बता रही हूं इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दिखेंगे। और आप यदि इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लर्न कर जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे अंकों से पास होंगे, बहुत अच्छे अंकों से, ये मेरी गारंटी है। आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर जाइए। कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है, केवल एक ही पेपर तो दिया है मैंने, कि आपको एक पेपर भी याद करने में कोई दिक्कत आएगी। बस इस पेपर के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से लर्न कर जाइए। आपको इसमें से करना क्या है, 25% प्रश्न करने हैं भाई आपको। 25% मतलब 50 अंक के करने हैं। 50 अंक का मतलब क्या है, 25% प्रश्न करने हैं आपको, और कहीं से भी करने हैं। आपका मन है तो व्याख्या कर दीजिए, आपका मन है तो प्रश्न कर लीजिए, और आपका मन है तो टिप्पणी कर लीजिए। ओके, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।